कि राष्ट्रवाद शब्द का मतलब होता है देश प्रेम। यूरोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एक अलग ही तरीके की भावना हुआ करती थी। वहां पर यह माना जाता था कि जो लोग हैं ना वो अपने देश के प्रति नहीं बल्कि अपने राजाओं के प्रति समर्पित होंगे। नेपोलियन को सब लोग बहुत पसंद करने लगे, लेकिन कुछ दूसरे दुश्मन दोस्त जो थे वो नेपोलियन को पसंद नहीं कर रहे थे। रोमानीवाद की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रीस देश था उसको आजादी मिलती है। फ्रांस के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए एक महिला को चित्रित किया गया जिसको हम लोग मारियान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक और जबरदस्त सेशन में। क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए इतिहास के अंदर हमारा एक अध्याय है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उस चैप्टर की संपूर्ण कहानी हम लोग अपने आज के सेशन में आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों स्टार्ट होता है राष्ट्रवाद शब्द से, और राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या है आप सभी को पता है कि राष्ट्रवाद शब्द का मतलब होता है देश प्रेम। अच्छा, यूरोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एक अलग ही तरीके की भावना हुआ करती थी। वहां पर यह माना जाता था कि जो लोग हैं ना वो अपने देश के प्रति नहीं बल्कि अपने राजाओं के प्रति समर्पित होंगे, और एक गलत राष्ट्रवाद की जो धारणा थी कि लोगों को राजाओं से प्रेम करना है देश से नहीं, ये हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इस भावना को चेंज होता हुआ हम देखते हैं। कब हमें ये चेंज होता हुआ देखने को मिलता है? फ्रांसीसी क्रांति के समय में। साल 1789 में फ्रांस के अंदर होती है क्रांति, और वहां का जो शासक था ना लुई 16वां, उसे जनता हटाती है और जनता सारे का सारा जो शासन था वो खुद संभालती है। और फ्रांस को हम लोग कैसा बनते हुए देखते हैं? हम संवैधानिक देश बनते हुए देखते हैं। अब यहां पर फ्रांस के लोगों ने सबसे पहले क्या करके दिखाया, ये बता दिया कि भैया देश से हमें प्रेम करना है, राजा तो आते जाते रहते हैं। हालांकि ये जो संविधान बना था ना ये एक अच्छा संविधान नहीं था, और इस संविधान में सिर्फ अमीर लोगों का ही ध्यान रखा गया था। और इसीलिए दोस्तों आप देखते हैं कि जो गरीब जनता थी ना वो एक मसीहा का इंतजार कर रही थी। गरीब जनता को लग रहा था कि भाई हमारी समस्याओं को तो निवारण हुआ नहीं, हमारी मदद के लिए किसी को आना चाहिए। और अब कहानी में एंट्री हो रही है हमारे नेपोलियन की। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। सन 1804 से लेकर 1815 तक ये फ्रांस का शासक बनकर रहता है, और इसको इतिहास का सबसे महान राजाओं में से एक राजा गिना जाता है। आखिर क्यों हम लोग नेपोलियन को सबसे बेहतरीन राजा कहते हैं? इसके कुछ कारण हैं। जैसे नेपोलियन ने ना अपने जीवन में नेपोलियन संहिता को लागू किया था। अब ये नेपोलियन संहिता क्या है? सन 1804 में राजा बनने के बाद उसने ये बोल दिया कि अब देश के अंदर सब लोग समान होंगे। जन्म के आधार पर मिलने वाले जो स्पेशल अधिकार थे वो सब खत्म कर दिए गए। अमीर गरीब का अंतर कम किया गया। देश के अंदर यातायात व्यवस्था को बेहतर किया गया, संचार व्यवस्था को बेहतर किया गया, जमींदारों के द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को कम किया गया, और किसानों से जो बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे, कर लिए जाते थे, उनको भी खत्म किया। और जो लोग थे ना वो नेपोलियन के दीवाने हो गए, और नेपोलियन को सब लोग बहुत पसंद करने लगे। लेकिन कुछ दूसरे दुश्मन दोस्त जो थे, कुछ दूसरे दुश्मन देश जो थे वो नेपोलियन को पसंद नहीं कर रहे थे। और हम यहां पर बात कर रहे हैं इन देशों के बारे में। ब्रिटेन हुआ, पर्शिया हुआ, रूस हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ये चार देश इकट्ठे हो जाते हैं, और साल आ जाता है 1815 का। और 1815 में ना ये सारों के सारे जो चार देश थे ये एक लड़ाई लड़ते हैं जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। और इस वाटरलू के युद्ध में हम देखते हैं कि हमारे नेपोलियन की हार होती है। और नेपोलियन के हार जाने के बाद दोबारा से आप लोग क्या देखते हैं कि जो गलत सोच थी, राजाओं की जो सोच थी कि भैया राजाओं को प्रथम रखना है, राजाओं से प्रेम करना है देश से नहीं, ये पूरे यूरोप के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि छापा जाता है, या फिर पूरे यूरोप के अंदर लोगों को यही बात बताई जाती है कि अब तुम्हें राजाओं से प्रेम करना है। नेपोलियन अब नहीं रहा। अच्छा, नेपोलियन की हार के बाद हम लोग वियना कांग्रेस को होते हुए देखते हैं। सन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर ये एक मीटिंग होती है, या फिर इसे एक कांग्रेस कहा जाता है, या फिर इसे वियना संधि भी कहते हैं, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उनको हटाया जाएगा, और फ्रांस का जो पूरा का पूरा इलाका था ना उसको ये सारे के सारे जीते हुए देश कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, इसी मीटिंग की जो अध्यक्षता थी वो कौन करता है? वो ड्यूक मेटरनिक करता है। अब ये ड्यूक मेटरनिक कौन है? ऑस्ट्रिया जो देश है ना उसका चांसलर हुआ करता है ड्यूक मेटरनिक, और इसी के द्वारा कहा गया एक कथन है कि भैया कि जब फ्रांस छींकता है तो समस्त यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसका मतलब है कि फ्रांस के अंदर घटी हुई कोई भी घटना पूरे यूरोप को प्रभावित करती है। इसी के साथ हम देखते हैं दोस्तों 1815 के अंदर यह भी डिसाइड होता है कि अब नेपोलियन के जाने के बाद किसको शासन की गद्दी पर बिठाया जाए फ्रांस के अंदर। और यहां पर लुई 16वां जो हमने देखा था साल 1789 में फ्रांस के राजा के तौर पर कार्य करता था, उसके ही परिवार से एक आदमी को जिसका नाम था किंग चार्ल्स बैठा दिया जाता है कहां पर? फ्रांस की गद्दी पर। और ये जो किंग चार्ल्स था ना ये बेकार राजा था, शासन इसे करना आता नहीं था, जिम्मेदारी ये सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। 1815 से लेकर 1830 तक किंग चार्ल्स का शासन था, लेकिन जनता इससे परेशान थी क्योंकि ये जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। और 1830 में जो फ्रांस की जनता थी वो सड़कों पर आती है
और किंग चार्ल्स के खिलाफ विद्रोह किया जाता है। किंग चार्ल्स अपनी गद्दी को छोड़ देता है और अब एक नए राजा को शासन में लाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं लुई फिलिप की। 1830 में आप देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि फ्रांस के अंदर हमें एक नया शासक आते हुए देखता है। 1830 में लुई फिलिप को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। जनता को उम्मीद थी कि भाई ये जो लुई फिलिप आया है ना, ये हमारी समस्याओं को खत्म कर देगा, ये हमें अच्छा जीवन देगा। लेकिन लुई फिलिप भी एक षड्यंत्रकारी राजा था और ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा करता था और किसी और का ध्यान नहीं रखता था। अपने परिवार वालों को ही अच्छे अच्छे पदों पर रख रहा था। एक भ्रष्टाचारी और गलत राजा था। टाइम गुजरता रहता है। 1830 से लेकर 1848 तक फ्रांस के अंदर लुई फिलिप का शासन था। 1830 से 1848 तक लुई फिलिप पूरे फ्रांस को संभाल रखा था, लेकिन इसने फ्रांस को लूटा ही था। 1848 में ना जनता को आ जाता है गुस्सा और लुई फिलिप के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है और डिमांड करती है कि भैया लुई फिलिप को हटना होगा। लुई फिलिप अपना सारा शासन छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है और अब फ्रांस के अंदर क्या किया जाता है, संविधान को लाया जाता है और अब इस देश के अंदर राष्ट्रपति को चुना जाता है जो नेपोलियन का भतीजा होता है ना। यहां तक तो हमने क्या देखा दोस्तों कि इन सारी क्रांतियों को देखा। इसी के साथ साथ 1848 में आप देखते हैं कि हमें एक और क्रांति होती हुई दिखती है। अब ये उदारवादी लोग थे। ये उदारवादी लोग कौन है भाई? हमारे ये जो उदारवादी लोग हैं ना, ये कहे जाते हैं वो लोग जो बदलाव लाना चाहते हैं, जिनका मानना है कि समाज के अंदर अमीर गरीब का अंतर खत्म होना चाहिए, लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। तो जब विद्रोह कर रहे थे गरीब लोग 1848 में, उसी टाइम पर यूरोप के अलग अलग देशों में उदारवादी जो लोग थे, जो लोकतंत्र को पसंद करते थे, जो राजाओं को हटाना चाहते थे, जो देशों को इकट्ठा करना चाहते थे, उनके जरिए भी विद्रोह किया जाता है, मगर इस विद्रोह को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। इसी कालखंड में हमें एक और चीज होती हुई देखने को मिलती है कि जो अलग अलग यूरोप के देश है ना, जैसे हम लोग आज के समय में देखते हैं तो यूरोप के जो अलग अलग देश थे, हमें आज के समय में कैसे देखने को मिलते हैं, वो देश देखने को मिलते हैं। जैसे आप जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, ये देश थे। लेकिन साल 1789 से पहले अगर आप पूरे के पूरे यूरोप को देखते हैं तो वो देशों में विभाजित नहीं था, बल्कि वहां पर छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। और यूरोप का जो पूरा का पूरा समाज था ना, उसके अंदर हमें ये 3 वर्ग देखने को मिलते थे। एक कहलाता था उच्च वर्ग, यानी कि जिसे अभिजात या फिर कुलीन वर्ग कहा जाता था, ये अमीर लोग थे। दूसरे कहलाते थे निम्न वर्ग, जिनको हम लोग गरीब लोग कहा करते थे। और कुछ कहलाते थे मध्यम वर्ग। अब ये मध्यम वर्ग कहां से आया ये समझते हैं। कुछ गरीब लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर अपने कारखाने और फैक्ट्रियों को लगाया और इन्हीं गरीब लोगों ने या फिर निम्न वर्ग के लोगों की अब कंडीशन थोड़ी बेहतर हो गई। ये एकदम तो उच्च वर्ग में नहीं गए, ना ही अब ये गरीब रहे, बल्कि ये मिडिल क्लास हो गए। और यही मिडिल क्लास लोग हैं, इन्हीं को हम लोग उदारवादी कह रहे हैं या फिर मिडिल क्लास कह रहे हैं, जो चाहते हैं कि शासन में बदलाव होना चाहिए, जो चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, जो चाहते हैं कि हमारा देश जो टुकड़ों में बटा हुआ है, इसको हमें एक देश के तौर पर निर्मित करना है ना। ये पूरी की पूरी जो स्थिति थी ये हमने देखी। अब देशों के अंदर जो लोग रहते थे, इनके अंदर अपनेपन की भावना को पैदा करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाया गया। और इन्हीं में से एक तरीका हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रोमानीवाद। रोमानीवाद का मतलब क्या है? इसे कहा जाता है रोमांटिसिज्म। है सर, रोमांटिसिज्म कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई ध्यान से सुनो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म की या फिर रोमानीवाद की, कि अलग अलग देशों में जो रहने वाले लोग थे उनको देश प्रेम में लाने के लिए ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियां, ऐसे गीत, ऐसे नाटक और ऐसे प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों की पुस्तकों को लिखा गया, जिनको पढ़कर, सुनकर, देखकर लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा हो गई। इसी को हम लोग रोमानीवाद कहते हैं। और रोमानीवाद की वजह से ही, इस रोमानीवाद की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रीस देश था उसको आजादी मिलती है। ग्रीस पर ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का कब्जा था। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 1832 में जाकर आजादी हासिल कर लेते हैं। और ये कैसे हो पाता है? क्योंकि वो अपने देश के गीतों को, कहानियों को पढ़कर उनमें देशभक्ति की भावना पैदा होती है। कुछ ऐसी ही कहानी पोलैंड की थी। पोलैंड के ऊपर भी रूस का कब्जा था और इन रूसी लोगों ने पोलैंड की भाषा को दबाया था। जब यहां के लोगों ने अपनी भाषा को बचाने की कोशिश की, इन्होंने अपनी भाषा में गीतों को, कहानियों को देखा, तो इन लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना पैदा हुई और पोलैंड के लोगों ने भी रूस से अपने आप को स्वतंत्र कराया। इसी कालखंड में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जब ये 1848 की क्रांति हुई थी ना, जिस 1848 की क्रांति के अंदर ये कोशिश की गई थी कि भैया हमें बदलाव लाना है, मगर उदारवादी लोग बदलाव नहीं ला पाते क्योंकि राजाओं के पास पकड़ मजबूत थी और राजा लोगों के पास शासन का एक बहुत बड़ा कंट्रोल था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो बदलाव हमें देखने को मिलता है वो 1848 के अंतर्गत होता हुआ देखने को मिलता है। साल आ चुका है 1848 और साल 1848 में आप देखते हैं दोस्तों कि एक देश है जिसे आज के टाइम पर तो हम जर्मनी कहते हैं, लेकिन
उस टाइम पर उसे क्या बोला जाता था, उस टाइम पर उसे हम लोग प्रशा बोला करते थे, है ना। तो होता क्या है कि जर्मनी आज एक देश है, लेकिन उस टाइम पर 39 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इन 39 अलग अलग हिस्सों से हम देखते हैं कि 831 लोगों को चुना जाता है, और ये 831 लोग भेजे जा रहे हैं कहां पर, जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट शहर, वहां पर भेजे जाते हैं। और फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में ये सारे के सारे 831 लोग जुड़ गए। अब इनको क्या काम दिया गया, इनको ये काम दिया गया कि भाई तुम ना जर्मनी को एकीकृत कर दो, जर्मनी टूटा हुआ है, जर्मनी 39 भागों में बटा हुआ, इसको एकीकृत कर दिया जाए। अब इन 39 अलग अलग भागों में जो सबसे बड़ा भाग था ना, उसको प्रशा कहा जाता था। तो ये 831 लोग क्या करते हैं, ये 831 लोग प्रशा के जो राजा थे उससे बात करते हैं कि भैया हम देश को एक कर रहे हैं, देश में संविधान भी होगा, देश के तुम राजा होगे, तुम बनना चाहोगे। तो जो प्रशा का राजा था वो मना कर देता है कि नहीं, मेरे को राजा नहीं बनना। और 1848 में जर्मनी को एकीकृत करने की जो पहली कोशिश थी वो कहीं ना कहीं हमें असफल होती हुई देखने को मिली। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक और बिंदु है, क्या वो कहानी है 1834 की। 1834 में आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जर्मनी तब एक जर्मनी देश नहीं बना था। उस टाइम पर भी जर्मनी 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, और हर एक टुकड़े की, हर एक भाग की अपनी अलग मुद्रा थी, अपना अलग मापन करने का तरीका था, अपनी आप देखते हैं दोस्तों कि हर एक जो टैक्स हुआ करता था, टैक्स सिस्टम भी था। तो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने पर व्यापारियों को बहुत नुकसान होता था। आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो वहां पर मुद्रा अलग है, वहां पर तोलने की पद्धति अलग है, वहां पर टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो 1834 में जो इन 39 अलग अलग इलाकों के जो लोग थे ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, विशेषकर व्यापारी एक अपना समूह बनाते हैं जिसे जालवेरिन कहा जाता है। और इस जालवेरिन समूह के जरिए क्या किया जाता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं दोस्तों कि व्यापारी जो थे वो कम से कम करते हैं, मुद्रा मापन की पद्धति को भी कम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों जब जर्मनी को एकीकृत करने की पहली कोशिश असफल हुई, इसके काफी टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है दोस्तों की कहानी में अब एक नया राजा आता हुआ दिखता है। अब ये जो प्रशा था ना, यहां पर एक नया राजा आ चुका है जिसे हम लोग कहते हैं काइजर विलियम प्रथम। और ये जो हमारा काइजर विलियम प्रथम है, इसको समझ में आ गया है कि भैया जर्मनी या फिर ये जो प्रशा मेरा इलाका है ना, इसको इकट्ठा कर मुझे जर्मनी बनाना होगा। तो काइजर विलियम प्रथम राजा था, और काइजर विलियम प्रथम के यहां पर एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। अब ये जो हमारे ओटोमन बिस्मार्क थे, इनको काइजर विलियम कहता है कि मेरे को ना पूरा का पूरा जर्मनी इकट्ठा करके दो। ओटोमन बिस्मार्क कहता है मालिक कर देंगे। और ओटोमन बिस्मार्क 7 सालों तक लड़ाई लड़ता है, 3 बड़े बड़े युद्धों को जीतता है, डेनमार्क को हराता है, ऑस्ट्रिया को हराता है, फ्रांस को हराता है, और 1871 में समस्त जो जर्मनी के 39 इलाके थे इनको इकट्ठा कर देता है। और इसी को लेकर एक कहानी आती है जिसे हम लोग कहते हैं, ये बोलता है कि भाई मैं ना रक्त और लोहे की नीति को लेकर आऊंगा, यानी कि मैं जर्मनी को एकीकृत करने के लिए खून की नदियां बहा दूंगा और मैंने तलवार उठा ली है। इसी को रक्त और लोहे की नीति कहा जाता है, जो ओटोमन बिस्मार्क ने दी थी। और 1871 में फिर जर्मनी का एकीकरण होता है और काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा या फिर शहंशाह या फिर बादशाह घोषित किया जाता है। जर्मनी की अपनी मुद्रा होती है, जर्मनी का एक अपना शासन पद्धति होती है। इसी के साथ हमें इटली का एकीकरण होता हुआ देखने को मिलता है। इटली एक देश बनने से पहले 7 अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था, और इन 7 अलग अलग इलाकों को इकट्ठा करने की सबसे पहली ख्वाहिश हमारे मैजनी भाई साहब ने की थी। जोसेफ मैजनी शुरुआत में आप देखते हैं दोस्तों कि कार्बोनारी संगठन से जुड़े थे। बाद में जब ये बड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये खुद 2 संगठनों को बनाते हैं जिसको यंग इटली और यंग यूरोप कहा जाता है। ये असली जो राष्ट्रवाद था, जो असली देश प्रेम था ना, कि लोगों को देश को इकट्ठा करना है, लोगों को देश को प्रेम करना है, इसकी ये क्या करते थे, प्रचार किया करते थे। हालांकि मैजनी के जीवन में वो इटली का एकीकरण नहीं देख सके, लेकिन मैजनी के जाने के बाद आप देखते हैं दोस्तों कि इटली के 2 इलाके हैं, सडोनिया और पिडमोंट। 1859 का टाइम था, और इस टाइम पर सडोनिया पिडमोंट के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हमें एक राजा देखने को मिलता है जिसका नाम था विक्टर। विक्टर को समझ में आया कि मुझे पूरे की पूरे इटली को एक करना होगा, और 1859 में विक्टर क्या करता है, उनका प्रधानमंत्री था, विक्टर का प्रधानमंत्री था कावूर। ये कावूर से कहते हैं कि मेरे को पूरा का पूरा इटली इकट्ठा करके दो। कावूर इस काम पर लग जाता है, और कावूर क्या करता है दोस्तों कि फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराता है और कुछ हिस्सा जीत लेता है। इसी के साथ गैरीबाल्डी को भी इसमें शामिल किया जाता है। गैरीबाल्डी एक नाविक था जो दक्षिण का जो इटली का भाग था वो जीत कर लाता है, और फिर 1861 में इटली भी आप देखते हैं दोस्तों कि दक्षिणी इटली का जो भाग था वो जीत लिया जाता है, और 1861 में जो हमारा इटली था वो एक एकीकृत देश बन जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन के संदर्भ में। अगर हम लोग ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन की कहानी बड़ी अजीब है बाकी इन सभी देशों के इकट्ठे होने से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ना हमें 4 अलग अलग भाषा समूह देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं जो ब्रिटेन के हैं,
आयरलैंड के अंदर आयरिश लोग हैं, वेल्स की अपनी भाषा है और स्कॉटलैंड की स्कॉटिश लैंग्वेज या फिर स्कॉटिश कल्चर है। अब होता क्या है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे इलाके को हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, लेकिन परेशानी ये थी कि इस पूरे इलाके को हम लोग आज के टाइम पर तो यूके कहते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र के अंदर ब्रिटेन का या फिर अंग्रेजों का ही दबदबा देखने को मिलता था। 1688 में क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटेन के अंदर ही सबसे पहले बदलाव हुआ। वहां पर राजा की शक्तियों को कम कर संसद को स्थापित किया गया। इसके बाद सन 1707 में आप देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन और स्कॉटलैंड इकट्ठे हो जाते हैं और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ये बनता है। इसके बाद फिर 1801 में ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स सबको मिला लेते हैं और तभी से इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तभी से इस इलाके को हम लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे के पूरे इलाके में अंग्रेजों का ही दबदबा रहा है और अंग्रेजों ने इस इलाके में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को थोपने की पूरी पूरी कोशिश की है। इसी के साथ दोस्तों हमें जानने का मौका मिलता है बाल्कन देशों के बारे में। अब ये बाल्कन देश क्या हैं? यूरोप के ऐसे इलाके जहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि जो बहुत ज्यादा कमजोर रही हैं। जैसे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, आप ग्रीस वाला भूभाग देखते हैं, आपको देखने को मिलता है सर्बिया वाला इलाका हुआ है ना। तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो यूरोप के अंदर आधुनिक नहीं रहे, उस टाइम पर भी नहीं थे, आज भी नहीं है, कमजोर देश हैं। और ये सारे के सारे इलाके क्या थे दोस्तों, आप इनको बाल्कन प्रदेश कहते हैं। और इनमें देखा जाए ना, इस इलाके के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको हम लोग स्लाव कहते हैं। इन लोगों का जो पूरा का पूरा इलाका था ना, वो कब्जे में था ऑटोमन साम्राज्य से या फिर तुर्की देश के अंदर था। तुर्की इस पूरे इलाके पर कब्जा करता था, लेकिन धीरे धीरे तुर्की का शासन कमजोर हो जाता है और ये इलाके अलग होते हैं। और आजादी हासिल करने के बाद ना ये देश आपस में ही लड़ते रहते हैं। सर्बिया हर्जनगोविनिया के साथ, हर्जनगोविनिया आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ऑस्ट्रिया था इनके साथ, तो आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा इलाका था इसको बारूद का ढेर कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा जो हथियार थे और जो युद्ध थे वो होते हुए हमें देखने को मिलते थे। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि फ्रांस के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए एक महिला को चित्रित किया गया जिसको हम लोग मारियान कहते हैं। और जर्मनी के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए एक महिला को चित्रित किया गया जिसको हम लोग जर्मेनिया कहते हैं। और कुछ इस परिप्रेक्ष्य में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये जो हमारा अध्याय है, ये आप सभी के समक्ष कंप्लीट हुआ। जय हिंद, धन्यवाद।